गुड आफ्टरनून सर, वेलकम अगेन। आज हमारे पहले एपिसोड का सेकंड पार्ट है सर। पिछली बार हमने कुछ मुद्दों पे बात करी थी, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, हैंडलिंग ग्रीफ, स्पिरिचुअलिटी। उसमें एक बड़ा अहम सेगमेंट हमारा रह गया था सर। कई बार इसको हम हंसी मजाक में लेते हैं सर, बट ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे अक्रॉस द एज लोग बात करते हैं, वो है रिलेशनशिप्स पे सर। बात करने से पहले सर, जैसे कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारे रिलीजन में सर जो 16 संस्कार हैं उसमें से सबसे पहला संस्कार भी इसी विषय के ऊपर है, गर्भदान जिसे कहते हैं सर। और उसके बाद अगर हम शिव और शक्ति को भी देखें, शिव शक्ति की वजह से ही शिव हैं, नहीं तो शव कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सर, रिलेशनशिप्स, उससे एक्सपेक्टेशंस और उसको चलाना, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इसमें आजकल सर बहुत दुविधाएं हैं लोगों को। इस पे सर आप अपने कुछ विचार हमें बताएं। गुड आफ्टरनून कनिष्क। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी तो धर्म, कर्म, कर्तव्य, ज्ञान और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर बात की थी। साथ ही अध्यात्म के कुछ पहलुओं पर बात की थी और कैसे हमारे दैनिक जीवन में अध्यात्म को उतारा जा सकता है, इस पर हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी। आज जिस विषय को तुमने उठाया है वो रिश्तों का बहुत ही महासागर है जिसमें तुमने गोते लगाने के लिए कहा है। रिलेशनशिप्स को मैं बहुत संकीर्ण अर्थों में नहीं लेना चाहूँगा। जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आती है वहाँ सभी संबंधों की बात होनी चाहिए जी। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप से उलझे हुए या उससे संबद्ध जिन पहलुओं से हम ज़्यादा व्यथित होते हैं या ज़्यादा व्यग्र होते हैं, उनकी बात हम ज़्यादा करते हैं या उनके बारे में चिंता अधिक करते हैं। रिलेशनशिप होना तो स्वाभाविक है, या जन्म के साथ ही या जन्म के पहले से ही हो जाता है। आपके कुछ संबंध तो आपने जिस संस्कार की बात की उसके साथ ही आपका संबंध बन जाता जी। है। पहला संबंध जो व्यक्ति का होता है वो माँ के साथ होता है, और जो मातृत्व है वो पहली रिलेशनशिप है। उसके बाद माँ से पिता, पिता के माता पिता के बाद भाई बहन के बाद अन्य संबंधियों के बाद साथ साथ मित्रता के साथ बड़े होने के क्रम में सामाजिक और जो जिसे कहते हैं आपके बड़े होने के क्रम में जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो समाज चलाने के लिए आवश्यकताएं हैं या जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको एक सोशल और स्पिरिचुअल बेसिस देने के लिए हमने कुछ विधान बनाए हैं जी। जिसमें विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और विवाह का जो औचित्य है या जो उपयोगिता है वो एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था के लिए है, जो परिवार। तो इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा संबंध है, लेकिन संबंधों के दायरे यहीं तक सीमित नहीं रहते। संबंध आपके इस दायरे के बाहर भी होते हैं। वो मित्रता होती है, स्वस्थ मित्रता होती है। वो कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो पूर्व जन्मों के आधार पे होते हैं, या ऐसे होते हैं जो बौद्धिक स्तर पे होते हैं या अन्य स्तरों पर भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जटिल विषय है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन जिस विषय के बारे में तुम इंगित कर रहे हो वो ये है कि रिलेशनशिप्स को संभाल के कैसे रखना है जी। या रिलेशनशिप दुख का कारण ना बने या रिलेशनशिप आपकी परेशानी का सबब न बने, इसके लिए क्या किया जा सकता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ या मुझे नहीं मालूम कि कैसा किया जाना चाहिए या कैसा किया जाए तो अच्छा रहे। मुझे तो लगता है कि अगर आप उस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हैं, अगर दूसरे व्यक्ति के प्रति आप आदर का भाव रखते हैं, आप उसके लिए केयर करते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप ठीक रहेगी। जी। आइडियल या परफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि
जिस आइडियल ब्लिस की या जिस अनअडल्टरेटेड ब्लिस की कल्पना की जाती है वो शायद कल्पना में अधिक होता है। लेकिन समय के साथ साथ जो पैशन है या आकर्षण है वो धीरे धीरे घटना स्वाभाविक है। लेकिन उसके साथ साथ समझ या आदर उसका भाव अगर बढ़ना। बढ़ता है जी तो वो रिलेशनशिप को संपूर्ण करता है, बचाता है, बनाता है, बढ़ाता है। और वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है। सेल्फलेस जो रिलेशनशिप में सेल्फलेसनेस का भाव है वो हम सब ढूंढते ज़रूर हैं या उसकी प्रत्याशा ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम खुद ही सेल्फलेस नहीं हो पाते। किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी भावना में सेल्फलेस होना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि एक स्तर पे माता पिता, एक स्तर पे उसे भी ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली 100% केसेस में या संपूर्णता में, बट एक स्तर पे माता पिता शायद उनका जो प्रेम है बच्चों के प्रति वो सेल्फलेस है। जी क्योंकि बच्चा कुछ है या नहीं है, सुंदर है या सुंदर है, अच्छा है बुरा है, लेकिन फिर भी माता पिता का प्रेम वैसा ही रहता वैसा ही है। जी वो किसी उसके सामाजिक स्तर से नहीं बना, वो किसी प्रत्याशा से नहीं बना। लेकिन और रिश्तों में कहीं ना कहीं आदान प्रदान, लेना देना, आशा प्रत्याशा का होना स्वाभाविक है। कहते हैं कि अगर कारण के साथ हो तो मोह और अकारण हो तो प्रेम। लेकिन उस कारण का या उस आशा का या उस प्रत्याशा का होना बहुत लाजिमी है, बहुत स्वाभाविक है। कितने लोग हैं जो मीरा या राधा की तरह प्रेम कर सकते, जो बिना अपेक्षा के, बिना इस आशा के, बिना इस प्रत्याशा के कृष्ण से उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना संपूर्ण देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वही प्रेम है? पता नहीं। औरों का प्रेम भी प्रेम है और औरों जिसमें प्रत्याशा है वो भी प्रेम है। इसमें सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि प्रेम या भक्ति, क्या ये दोनों एक समान हो सकती हैं या ये अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग दायरों में इनको सीमित रहना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रेम में भक्ति का पुट अगर है तो उसमें जटिलता कम होगी। जी क्योंकि वो एक स्तर पे संपूर्ण समर्पण का भाव उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल। फिर आपके अंदर ये अपेक्षा या प्रत्याशा उत्पन्न होने वाले भाव शायद पैदा ही ना हो, क्योंकि आप अपना सब कुछ देना चाहते हैं बिना ये इस अपेक्षा के कि दूसरे व्यक्ति से आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी। लेकिन प्रेम और भक्ति क्या एक ही स्तर पे होंगे ये पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम में दूसरे भावों का होना स्वाभाविक है। जी। प्रेम में अधिकार का भाव भी होगा, प्रेम में ईर्ष्या का भाव भी होगा, प्रेम में अपनत्व का भाव होगा, प्रेम में ममत्व का भाव होगा। जी। तो ये चूंकि ये भाव होंगे इसलिए उसे भक्ति से थोड़ा सा इतर बनाएगा। जी। लेकिन भक्ति करते हुए भी आप प्रेम करेंगे और प्रेम करते हुए भी शायद आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो, भक्ति भाव होगा। जी सर, हमारे कल्चर में बहुत सारी रोमांटिक कहानियाँ भी हैं, सभी कल्चर्स में है सर। हमारे यहाँ अगर हम शिव पार्वती, शिव सती, राम सीता या कृष्ण, इन सब की बात करें सर, तो हर कहानी से कुछ ना कुछ टेक अवे है सर। आपके ओपिनियन में, आपके एक्सपीरियंस में, इंटरप्रिटेशन में इन कहानियों से क्या क्या सीख एक आम आदमी, क्योंकि आपने पहले भी पिछले पॉडकास्ट में कहा था सिंबॉलिज्म इनमें बहुत छुपा हुआ है, तो क्या इन कहानियों से सिंबॉलिज्म एक एक कहानी से हम ले सकते हैं जिसको हम अपने रिलेशनशिप में उतारें हैं तो वो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बन सकती है? अब जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई कथाओं और दृष्टांत में बहुत कुछ प्रतीकात्मक होता है। जी। शिव और शक्ति को अगर आध्यात्मिक स्तर पे समझा जाए तो शिव ब्रह्मांड में वो तत्व है जो शक्ति के मिलन के साथ संपूर्ण होता है और सृजन करता है। बिना शक्ति के शिव शव है, जैसा तुमने कहा। जी। और
बिना शिव के शक्ति अधूरी है। शक्ति की यह आकांक्षा है कि, और ये आकांक्षा बराबर उसके अंदर बनी रहती है कि वो शिव के पास जाए, शिव से मिले, और शिव भी उसे उतने ही आग्रह के साथ स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं, बैठे हुए हैं, तैयार हैं। वो बस ये चाहते हैं कि शक्ति अपने आप को शिव मिलन के लिए तैयार कर ले। मुझे लगता है कि आपके अंदर ही ये दोनों तत्व हैं, या संपूर्ण प्रकृति में या संपूर्ण ब्रह्मांड में ये सब तत्व मौजूद हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से हम अपने इन दो स्वरूपों का, जो हमारे अंदर एक सत्य या ब्रह्म की चेतना है, विश्व कल्याण की चेतना है या सबके कल्याण की चेतना है, दूसरे जो शक्ति का उसके लिए उस प्रयोजन के लिए उपयोग है, वो तभी होगा जब दोनों तत्व आपस में आके मिलेंगे। तो ये एक ऐसी अवधारणा है जिसे कई स्तरों पे समझा जा सकता है, लेकिन अगर एक सामान्य रूप से भी समझें तो एक शिव किसी की कल्पना होती है, एक ऐसे पुरुष की जो सही सब मानों में संपूर्ण हो जी। उन अर्थों में लोग कृष्ण की कल्पना करते हैं या शिव की कल्पना करते हैं। राम और सीता का जहाँ पर जिक्र आता है तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप, और कम से कम जो सामाजिक मान्यताएं आज हमारे समाज में मौजूद हैं, उन मान्यताओं के अनुरूप वो सबसे आदर्श स्थिति है जी, कि एक ऐसा प्रेम है दाम्पत्य जीवन में जिसमें संपूर्ण समर्पण है एक दूसरे के प्रति, और शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद भी जब भी किसी अनुष्ठान की बात होती है या किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आवश्यकता की बात होती है तो सीता अनुपस्थित होते हुए भी किसी रूप में राम के साथ। जी। कृष्ण और कृष्ण से जुड़ा हुआ जो प्रेम है वो दूसरे स्तर का है। वो किसी एक बिंदु से छनता हुआ प्रकाश नहीं है जो किसी पर बीम की तरह पड़े। वो ऐसा है जो फैलाव है, विस्तार है, जो सबको अपने प्रकाश से भिगो दे और उस प्रकाश में सब नहा लें। वो कृष्ण का प्रेम है, और इसी का जिक्र मैंने अपनी कविता में किया है कि जो प्रेम हृदय की सीमा के अंदर बंध जाए प्रेम नहीं, जो प्रेम बिखर कर काजल से आंखें रंग जाए प्रेम नहीं, जो हृदय बना दे सागर सा फिर उससे छलके प्रेम वही, जो रंग छंद आनंद बिखेरे और सब पर बरसे प्रेम वही। तो प्रेम के कई स्वरूप हैं, और शिव शक्ति, राम सीता, कृष्ण का जिनसे उनका विवाह हुआ उनके प्रति प्रेम, और अन्य लोग जिनसे वो विवाह के संबंध में नहीं बने लेकिन फिर भी प्रेम सूत्र में बंधे, उन सभी दृष्टांतों से हमें ये तो पता चलता है कि प्रेम कई स्तरों पर हो सकता है, रूपों में प्रेम के कई रूप हो सकते हैं। प्रेम बड़ा व्यापक है जी, और इसलिए प्रेम को किसी संकीर्ण परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। प्रेम एक महासागर है या एक अनंत आकाश है या एक ऐसा शून्य का विस्तार है जिसका एक टुकड़ा भी अगर आपको मिल जाता है तो आप तरह तरह के अनुभव कर सकते हैं, जिसमें हर्ष भी होगा, विषाद भी होगा, जिसमें सुख भी होगा, अवसाद भी होगा, जिसमें मिलन भी होगा, बिछड़न भी होगा, जिसमें ईर्ष्या भी होगी, जिसमें अधिकार का भाव भी होगा, जिसमें भक्ति भी होगी, जिसमें स्वीकार करने का भाव भी होगा, और जिसमें समर्पण का भाव भी होगा, और जिसमें ऐसा भाव भी हो सकता है कि आप में नकारात्मक भाव भी उत्पन्न कर दे, आपके अंदर ऐसी भावनाएं भी उत्पन्न कर दे जिससे आप खुद उद्वेलित हो जाएं, खुद परेशान हो जाएं और दूसरे को परेशान करने ये तो स्वाभाविक है सर, रखें, बहुत स्वाभाविक है। तो किसी भी भावना को छेड़ने के लिए मुझे लगता है कि प्रेम सामर्थ्य रखता है दूसरी भावनाओं को छेड़ने के लिए भी और उनकी श्रृंखला बनाना। तभी इतना पावरफुल इमोशन, इतना पावरफुल इमोशन, it's a very powerful emotion, but it has to be understood at different levels. And it should not be limited to love between man and woman. It can be between man and different elements of nature. It can be between
man with his counterparts in other social plane. तो इसलिए जो है वो उसको बड़े व्यापक ढंग से समझने की आवश्यकता है, और अगर हम उनको उसे सिर्फ संकीर्ण अर्थों में समझते हैं तो वो प्रेम के प्रति अन्याय होगा। और इस पर तो इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, इतना साहित्य रचा गया है, इतने लोगों ने इसके बारे में लिखा, कहा, पढ़ा है कि इसके बारे में संपूर्णता से चर्चा करना ही संभव नहीं। लेकिन सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने विचार हैं और अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, तो वो सब हर व्यक्ति की व्याख्या सही है, मुझे तो लगता है। बिल्कुल, उसके अनुभवों के अनुसार बिल्कुल जो भी उसे लगता है। सर, अब इसी बात पे जो हम बोल रहे थे कि सीता और राम, जब सीता वहाँ नहीं भी हैं तब भी वो राम के साथ है। अब आजकल के रिलेशनशिप्स में कई बार डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली क्योंकि अब रोल्स रीडिफाइन हुए हैं। महिलाएं अपने करियर के लिए काम करती हैं, उनको भी ट्रैवल करना है, ये चीज़ें करनी है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप्स में एक टेंशन पैदा कर रहा है या उस समर्पण भाव को क्वेश्चन करता है। अब इन्हीं चीज़ों को सर एक मॉडर्न हमारा जो वर्ल्ड है उसमें अगर डालें तो एक आई थिंक मेंटल चेंज की ज़रूरत है। तो ये एग्जाम्पल जो आपने दिया राम और सीता के, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें अगर आप नहीं भी फिजिकली प्रेजेंट है बट आपका स्पिरिचुअल प्रेजेंस अपने पार्टनर के साथ हो तो दैट शुड हेल्प। मतलब I would not like to judge on how people carry on with their relationships. सबका अपना अपना अलग तरीका है जी, और सही गलत अच्छा बुरा क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन आधुनिक युग में जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें स्वाभाविक हैं। अब पहले आप एक बहुत छोटे दायरे में रहते थे, एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ आपका एक्सपोजर एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के साथ था। आप जीवन में शायद अपने पूरे जीवन काल में कुछ लोगों से ही मिल पाते थे जी। आपका अगर 100 वर्ष का जीवन भी है तो आप एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कस्बे में उस जीवन को बिता देते थे। आपके कुछ सगे संबंधी होते थे और कुछ मित्र रिश्तेदार होते थे जिनसे आप कुछ विशेष आयोजनों पर मिल लेते थे। शादियाँ भी आसपास के गांव में होती थी, तो आपका एक्सपोजर लिमिटेड था। आज आपका एक्सपोजर अनलिमिटेड है। आपको न केवल आपका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत है बल्कि सामाजिक दायरे के बाहर एक ऐसा स्पेस है जिसमें आप असंख्य लोगों से मिलते हैं जी। उनके बारे में जानने का कौतूहल है, उनसे मिलने, उनको समझने का या उनसे मित्रता करने का आग्रह। तो ऐसी अवस्था में बहुत संभव है और बहुत स्वाभाविक है कि आपके भाव जगत में कुछ हलचल तो होगी। जो तुम बोलना चाह रहे हो कि क्या डिस्टेंस रिलेशनशिप में फिजिकल डिस्टेंस होते हुए भी स्पिरिचुअल कनेक्ट रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। उसमें क्या, हम लोग युगों से एक दूसरे से अलग होते हुए भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड रह सकते हैं जी। तो फिजिकल डिस्टेंस इज नथिंग इन दैट वे, बट whether physical distance will result in dilution of a relationship या उसको अफेक्ट करेंगे फाउंडेशंस को या उसकी फाउंडेशंस को हिला देंगे, ऐसा भी हो सकता है, होता है जी। बहुत केसेस में हो रहा है। इट इज़ वेरी इजी टू वॉक आउट ऑफ अ रिलेशनशिप नाउ, यस, बिकॉज पहले जो रिलेशनशिप होती थी या जो विवाह संबंध होते थे उनमें परिवारों का या समाज का जुड़ाव होता था ज़्यादा। जी। अच्छा था बुरा था मुझे नहीं पता, आई वुड नॉट लाइक टू जज। आज वो व्यक्तिगत स्तर पे होता है अधिकांश मामलों में। आपका पर्सनल चॉइस, वो पर्सनल चॉइस है। यू हैव सेलेक्टेड अ पर्सन, यू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप विद हिम और हर एंड देन यू गेट मैरिड एंड इफ द मैरिज डजंट वर्क देन यू वॉक आउट ऑफ इट। फैमिलीज आर नॉट इन्वॉल्व, तो उस तरह का भी प्रेशर नहीं है। इसके बाद क्या होता था, पहले सामाजिक व्यवस्था में जुड़े हुए सभी लोग उस विवाह में सम्मिलित होते थे। एक कम्युनिटी है पूरा, इट वाज अ कम्युनिटी अफेयर। और कहीं ना कहीं एक लोकाचार, लोग क्या कहेंगे, अकाउंटेबिलिटी वो भी था। अब उसे आप बोलेंगे कि
why should they have any role In my in my personal life and why should they control my choices? ये प्रश्न होना भी स्वाभाविक है। लेकिन विकास क्रम में ये चीज़ें होती हैं, होंगी ही। उसके बावजूद मतलब इतनी चॉइस होने के बाद या इतनी ईज होने के बाद मुझे जो लगता है कि जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और किसी स्तर पे वो समाज को बनाने के लिए या समाज को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैरिज का इंस्टीट्यूशन तमाम चैलेंजेस के बावजूद सरवाइव कर रहा है और करेगा इन सम फॉर्म। जी, इट मे नॉट बी इन द सेम फॉर्म एज इट इज़ टुडे। हो सकता है कि वो थोड़ा और लूज हो, उसमें और ज़्यादा स्पेसेस हो या और ज़्यादा रीडिफाइन हो, उसकी बाउंड्रीज रीडिफाइन, बट इन सम फॉर्म इट विल ऑलवेज रिमेन बिकॉज उसकी भी आवश्यकता है बच्चों को बड़ा करने के लिए या बच्चों को उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण निर्माण में माता पिता दोनों का योगदान, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे भी उनको दोनों की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ जहाँ सिंगल पेरेंट्स हैं वो ठीक है, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को अधूरा बनाने के लिए जो है उसको बड़ा करेंगे, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक स्तर पे भावनात्मक रूप से या मनोवैज्ञानिक स्तर पे दोनों की आवश्यकता होती है, और अगर हो तो बहुत अच्छा। तो अगर कम से कम अगर हम किसी को संसार में लाए हैं, अपने परिवार हमने बनाया है, तो उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी। सर, एक आजकल एक मॉरल फाइबर जो है, और स्पेशली विवाह से जब हम बात करते हैं या रिलेशनशिप्स और फैमिली इंस्टीट्यूशन की, तो ये थोड़ा सा सर डैमेज हुआ है विद मोर डेटिंग एप्स। अब जो यंग जनरेशन है या बड़े भी, वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द यंग, जो डोपामीन हिट मिलता है, एक वैलिडेशन मिलता है, दिस हैज़ बिकम मोर एडिक्टिव दैन इवन cigarettes or alcohol, and it has ruined many lives and it has created confusions for many people. इस डोपामीन रश से बाहर आने के लिए या इसकी साइकिल तोड़ने के लिए कोई ऐसा तरीका अगर हम सजेस्ट कर सकें, हम सोच सकें या एज एन एक्सपेरिमेंट कर सकें कि हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड फोकस ऑन द रियल वैल्यूज़, या उस चीज़, उस इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए उस तरफ बढ़ा जाए। इसके लिए तो मेरे पास कोई रेसिपी नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि रिलेशनशिप कई स्तरों पे होती है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छे मित्र हैं या आप उन संबंधों को भी वरीयता देते हैं जिनके साथ आप पैदा हुए थे, जो जिन रिश्तों की बात आप आम तौर पर नहीं करते, आपके शिक्षकों के साथ आपकी क्या संबंध हैं, आपके भाई बहन सगे संबंधियों के साथ आपके क्या संबंध हैं, आपके माता पिता के साथ आपके क्या संबंध हैं, आपके बच्चों के साथ आपके क्या संबंध हैं। हम शायद रिलेशनशिप को सिर्फ मैन वुमन रिलेशनशिप के दायरे में बांध देते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में इतने उलझे रहते हैं। जी, अगर रिलेशनशिप का दायरा व्यापक कर दिया जाए तो वही तो रिलेशनशिप आपको दुख देने के लिए बना ही नहीं है। रिलेशनशिप को तो आपने दुख देने की वजह बना दी है। अगर आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आप कुछ समय अपने माता पिता से बात करते हैं, कुछ समय अपने मित्रों से बात करते हैं, कुछ समय आपका संबंध जो है ईश्वर और प्राणी जगत से होता है, कुछ समय आप परिवार में देते हैं, कुछ समय आप अपने अन्य मित्रों से भी बात करते हैं, कोलीग्स से बात करते हैं, तो आपके पास समय कहाँ है? तो फिर आप उस संकीर्णता में शायद उलझते नहीं हैं। मुझे लगता है कि किसी भी नशे की आवश्यकता तब होती है जब एक वॉइड आपने क्रिएट किया। आपने एक ज़बरदस्ती का वॉइड बनाया। जी, इमोशनल वॉइड आपके जीवन में होता नहीं है, आप बनाते ज़्यादा। और अगर आप नहीं बनाते, कुछ के जीवन में हो भी सकता है,
मतलब आमतौर पे ऐसा इस चीज़ को फिर से मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूँ, कुछ के जीवन में हो भी सकता है। अब किसी के पास माता पिता हैं ही नहीं तो वो कहाँ से लाएगा, या उसके जो शिक्षक थे उससे उसको प्रेम नहीं मिला, अब वो उनके प्रति वो सम्मान या आदर का भाव नहीं रखता जो हम रखेंगे क्योंकि हमको मिला है। तो ये भी कहना ठीक नहीं है कि हो सकता है कि कुछ के जीवन में वाकई वो कमी हो, वो खला हो, वो एम्प्टीनेस हो, जिसको वो पूरा करने के लिए इधर उधर ढूंढेगा। और बहुत ढूंढने से मिल जाए खुशी तो सबको मिल जाती, क्योंकि ढूंढने की कोशिश तो बहुत लोग करते हैं। मुझे तो लगता है कि जो है आपके पास उसमें, और खुशी तो यहीं आसपास है, अगर यहीं तलाश कर लें तो अच्छा। बट अगेन आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट ऑन दोज हु फाइंड joy in exploring relationships. It is a choice available with most of us today, either in real or virtual space. और ऐसा नहीं है कि हर रिलेशनशिप जो आपकी या फ्रेंडशिप बनती है वो आपको दुखी देती है या ख़राब होती है। कई मायनों में वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस भी करती और निखारती है, आप को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट कर सकती है, आपको स्पिरिचुअली और बेहतर बना सकती है, आप को एक पर्सपेक्टिव से, एक और पर्सपेक्टिव से परिचित करवा सकती है। yes. तो ये तो इस पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। या किसी भी चीज़ की तरह है, अब आप उसको नशा ही बना देना चाहते हैं या उसको नकारात्मक ही मानना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस। अगर आप उसको बहुत ट्रांजैक्शनल तरीके से लेते हैं तो वो इस तरफ जा सकती है, अगर उसको पॉजिटिव लें तो इट कैन एनहांस योर लाइफ। कुछ लोग तो आपको इस जीवन में मिलेंगे जिनका पूर्व जन्म में आपके साथ कोई संबंध रहा है। अब इसकी कोई एविडेंस तो मेरे पास है नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ये मुझे नहीं पता। मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग आपको इस जीवन में मिले हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्शन, कभी ना कभी आपके साथ कोई कनेक्शन रहा है। जी। वो क्या थे, तुम अगर मेरे जीवन में, इस जीवन में आए हो मेरे कुलीग बन के, मेरे मित्र बन के, तो पूर्व जन्म में क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन थे, कुछ थे, कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी अभी भी। वो कुछ थे। और इस वजह से जो है मुझे अभी भी लगता है कि कुछ जुड़ाव है। तुमसे ही क्यों, या किसी एक विशेष मित्र से ही क्यों। तो कुछ वो जो आपके जीवन में, इस जीवन में आया है, वो कुछ बचा हुआ था या कुछ रह गया था या कुछ और देना था या आपको संभालना था या आपको और उठाना था। किस लिए आया है पता नहीं, बट आया इसीलिए। तो हर रिलेशनशिप को अगर आप एक सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका किसी से भी मिलना व्यर्थ है और किसी से भी मिलना अनुपयोगी, द्वेष नहीं होगा उस चीज़ नहीं। सर अभी क्योंकि हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो कई बार आपने बोला कि जो प्रेम है वो एगनाइज नहीं करना चाहिए, वो आपका द्वेष का कारण नहीं बनना चाहिए, बट अक्सर वो कई बार बन जाता है जब लोग उसको अपनी ईगो या अहंकार में बदल देते हैं, द सेंस ऑफ पोजेशन कि ये मेरा है। और वहाँ एक इक्वेशन पैदा होती है, कॉम्प्रोमाइज़ वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, कि मैं किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो यहाँ सर ये इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आई थिंक हम सभी ने अपने अपने जीवन में काम किया होगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हम, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि हम किसी भी रिश्ते में जब कुछ उम्मीद रखते हैं तो हम तुमसे जो चाहते हैं वो तुमको देना नहीं चाहते, या ये नहीं मानते हैं कि जो चीज़ तुम मुझसे चाह रहे हो सकता है मैं भी तुमसे चाह रहा हूँ। जी। लेकिन वो अधिकार का भाव और अधिकार से उत्पन्न और अन्य भाव, जिनमें ईर्ष्या भी होगी, जिसमें आग्रह होगा, जिसमें मांग होगी, जिसमें प्रत्याशा होगी, वो जब एक स्तर के आगे पहुंच जाता है तो वो घुटन का कारण बन सकता है।
जैसे स्पेस की बात हम लोग आजकल करते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में स्पेस देते हैं तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा फलती फूलती है, ज़्यादा सरवाइव करती है। जब आप दिन रात कुछ मांग करते हैं या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ड्रेनिंग वो कहीं ना कहीं ड्रेन करती है। आपका कोई जुड़ाव किसी स्तर पे है, इतना ही बहुत है। जी। और उसकी प्रार्थनाओं में आप हैं, उसकी भावनाओं में आप हैं, उसके विचारों में आप हैं और वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, इतना ही काफ़ी है। ये होना भी बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। तो इसको एक मनुष्य का जो मस्तिष्क है या मनुष्य का जो भाव जगत है वो बड़ा जटिल है जी। और उसमें अच्छा बुरा या सही गलत कुछ नहीं है। बिल्कुल। हम सब चाहेंगे कि हमें जो है प्रेम करने वाला वो हमसे कोई प्रत्याशा ना रखे है ना। कन्वीनियंस है, बहुत कन्वीनियंट है। जी। हम कितने भी बजे घर पहुँचे कोई प्रश्न ना करे हम कहीं भी जाएं कोई प्रश्न ना करे। और लेकिन प्रश्न तो होगा जी, क्योंकि जवाबदेही है। जो आपकी प्रतीक्षा में है उस प्रतीक्षा से जुड़ी हुई भावनाएं हैं जी। और उस भावना से उत्पन्न हुई वो प्रतीक्षा है, तो बड़ा कठिन है। और इसमें कैसे फाइन बैलेंस इस्टेब्लिश करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे भी बहुत बार जवाब देने पड़ते हैं। और अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन यह है कि धीरे धीरे समझ विकसित होती है और उसको आप भी समझने लगते हैं कि हाँ, जो एक्सपेक्टेशन है वो भी गलत नहीं, हर एक्सपेक्टेशन गलत है ये भी नहीं, हर सरेंडर सही है ये भी नहीं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग विच हैज़ टू बी परहैप्स अंडरस्टूड एंड लिव्ड बाय अस इन अ वेरी यूनिक वे। किसी के लिए कुछ रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, बट यह है कि जिस सबके प्रति कम से कम उसकी डिग्निटी की चिंता हो, उसके लिए आपको रिस्पेक्ट हो, उसकी केयर करें। अगर मेरा मतलब बहुत सारे लोग रिश्ता तोड़ के सेपरेट हो जाते हैं और डिवोर्सेस होते हैं, वो सब ठीक है, देयर इज़ नो जजमेंट ऑन दैट। अगर आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, आप अलग हो गए, इट्स योर चॉइस, इट्स फाइन। बट अगर आपने एक भी क्षण ऐसा बिताया है जिसमें आपने एक दूसरे के प्रति प्रेम या आदर का भाव रखा है जी, तो फिर आपको पब्लिक में नहीं होना। तो उस पब्लिक में यू शुड नॉट वॉश योर लिनन, डर्टी लिनन्स इन पब्लिक। मेरा तो इतना ही मानना है कि अगर आपने एक भी क्षण ऐसा व्यतीत किया है जिसमें आपने उस व्यक्ति के लिए सही अर्थों में प्रेम किए रखा, दोस्ती भी करी है, या दोस्ती भी की, किसी भी ऐसे रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में अगर आपने अच्छे पल गुजारे हैं तो उसके लिए दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। ये आपने और दुर्भावना कम से कम आप अंदर ना रखें, क्योंकि वो दुर्भावना आपको ही कहीं ना कहीं खोखला बनाएगी, आपको ही कहीं गलाएगी, और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतना और ज़्यादा परेशान होंगे। तो रिलेशनशिप या फीलिंग या इमोशन वो आपकी पॉजिटिविटी का कारण होना चाहिए। बिल्कुल। वो आपको अगर उठा सके, अगर आपको और आत्मक बना सके, समृद्ध कर सके, सशक्त कर सके तो अच्छा है। जहाँ वो आपको मिटाने लगता है, आपको घोलने लगता है, आपको खोखला करने लगता है, वहीं वो नकारात्मक होता है। मैं ऐसे कई बार कहता हूँ कि हमारा जीवन एक कैरी है, उसमें अलग अलग तरह के पौधे हैं। हम जिसको पानी देते रहेंगे, जिसको न्यूट्रिशन देंगे, चाहे वो अच्छा विचार हो, ख़राब हो, किसी रिलेशनशिप का कैसा भी एक्सपीरियंस हो, अच्छे ख़राब दोनों ही होते हैं, उस पौधे को पानी देंगे तो वो उग जाएगा। अगर कांटेदार को देंगे तो कांटा देगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही है सर। अब स्पेसेस की जो आपने बोला, शादी में एक स्पेस देना ज़रूरी है, उससे मुझे खलील गिब्रान की वो प्रॉफिट में ही इज़ रिटन अबाउट मैरिज, और वही ऑन सिमिलर लाइन्स ही इज़ रिटन कि two should be like strings of a instrument.
मतलब ऐसा हो तो आदर्श है, ऐसा मतलब हो पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब सितार के तार हैं जो बंधे हुए हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे हैं, ट्यून्ड है। ट्यून्ड हैं, और जब एक दूसरे या एक झंकृत होता है तो दूसरा बिना हिले ही उस संगीत या उस कंपन का अनुभव करता है। दोनों ही जब एक साथ झंकृत होते हैं तो एक अलग ही संगीत धुन बनती। उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा हो पाना आमतौर पे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, और अगर थोड़ी सी समझ के साथ जीवन जिया जाए या कोई संबंध निभाया जाए तो इतना कठिन नहीं है। नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि हर स्थिति में आदर्श स्थिति आप प्राप्त कर लेंगे, मुश्किल है। ये भी मुश्किल है। तो रियलिस्टिक भी होना ज़रूरी है। जी। और ये भी मानना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो एक अलग परिवेश से आया है, जिसका कॉम्पोजिशन बायोलॉजिकल और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल अलग है, जी। आपसे भिन्न है। वो आपके जीवन में आया है भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए और सामाजिक रूप से जुड़ने के लिए। अब आपकी उम्मीद है, आपकी आशा है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बिल्कुल आपके जैसा हो। ये बड़ा कठिन है। उस एक्सपेक्टेशन से ही सारी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होगा। इसलिए मेरा मानना है कि शुरुआती दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट या ये एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, जी। और उनमें टकराव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड को नहीं समझ रहे हैं या आप उस बैकग्राउंड को जानते ही नहीं। आप सिर्फ एक्शंस देख रहे हैं। आप जैसे आपने बचपन से अपने भाई बहनों को देखा है, अपने माता पिता को देखा है, आपने जीवन के 25-30 साल साथ उस परिवेश में और उन भावनाओं को समझने में बिताए हैं। जी। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास एक बेसिस है उस अंडरस्टैंडिंग। अब एक दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आया है जो एक अलग परिवेश से आया है। उसकी सोच क्या है, उसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है, उसके सगे संबंधी क्या है, उसके अनुभव क्या है, वो आज जो है वो उन फैक्टर्स से ही तो बना है। जी। उसके बारे में आप कुछ या नहीं तो जानते। बिल्कुल नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं। अब आपका टकराव हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन जो इस बैकग्राउंड, इस एक्सपीरियंस से निकली हुई आपके अपने से, जी। किसके साथ हो रही है? जो एक दूसरे बैकग्राउंड और दूसरे एक्सपीरियंस ना वो समझ पा रहा है कि ऐसा क्यों ना हो रहा वो है। समझ पा रहा है, ना वो आप समझ पा रहे हैं। तो इट हैज़ टू बी विद अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन दैट प्रॉबेबली यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। वेरी क्रिटिकल। और अगर एक्सपेक्टेशन आपकी कम होंगी या रियलिस्टिक होंगी तब आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी। जी। लेकिन अगर आप यही चाहेंगे कि बिल्कुल आपके जैसा ही हो जाए, आप में मिल जाए और वो आप तो ही बन जाए, तो वो ठीक पॉसिबल नहीं वो है। पॉसिबल भी नहीं। और उससे संगीत भी नहीं निकलेगा सर, जब तक स्ट्रिंग्स अलग स्केल्स पे नहीं होंगे तो वो धुन कभी बजेगी नहीं। आपने कम्युनिकेशन की बात करी सर, तो कई बार जब लोग एक रिलेशनशिप में, चाहे दोस्त हों, भाई बहन हों या हस्बैंड वाइफ हों, ये मानते हैं कि ये पहला जैसा नहीं रहा। उसका ये भी कारण हो सकता है सर, हम एक जर्नी पर हैं, रोज़ हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सोचते हैं, बट हम वो कई बार कम्युनिकेट नहीं करते अपने आसपास वालों से। तो हमारी ग्रोथ तो चल रही है एक अलग ट्रैजेक्टरी में और वो कहीं पीछे छूट जाता है। फिर अचानक से किसी दिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो वो इंसान ही नहीं रहा। तो आई थिंक यहाँ आपने जो कहा सर, कम्युनिकेशन, एवरीडे कम्युनिकेशन ऑफ द थिंग्स जो हमें अफेक्ट करती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो सर रिलेशनशिप्स जो हमारा सेगमेंट है उसमें लार्जली यही कुछ सवाल हैं, और ये बहुत ही गूढ़ सवाल हैं सर, जिससे हम सब लोग रोज डील करते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से इनका सरलता मतलब से, मेरी जो समझ थी मैं बता पाया, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस फील्ड में कोई एक्सपर्ट हूँ जी कि आदर्श रिश्ते कैसे होने चाहिए या उनको कैसे निभाना चाहिए। मुझे लगता है सबके पास ये अनुभव है और ये सामर्थ्य है कि वो अपने अपने तरीके से उस रिश्ते को निभा सकने में समर्थ हों। मेरा बस इतना मानना है कि
व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समाज से, व्यक्ति का व्यवस्थाओं से एक संबंध है। उस संबंध के आधार को अगर हम समझ लें जी। और उसमें अनावश्यक भार ना डालें तो वो संबंध जो है वो निभ जाता है, अच्छे से निभ जाता है। चाहे वो मित्र हों या आपके सगे संबंधी हों या विवाह के संबंध में बंधे हुए लोग हों या मित्रता के संबंध में बने हुए, और उसी से वो व्यवस्था चलती है जी। अब सब कुछ जो है वो रोमांटिक आधार पे होगा और कल्पना के स्तर पे होगा, ये नहीं सोचना चाहिए जी। सेटिस्फाइसिंग एक मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है कि सेटिस्फाई कर रहा है, वो सफाइस कर रहा है, वो शायद काफ़ी है। वो जो बीच में कॉन्टिन्यूम में आता है, बीच में है, वो शायद काफ़ी है। अगर उसके आगे भी आपको सुख मिल जाता है तो बहुत अच्छा, और नहीं मिलता है तो कम से कम एक दूसरे की इज्जत करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक दूसरे की परवाह करते हुए अगर आप किसी रिश्ते में हैं और उसको बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये चीज़ों को बहुत सरलता से हमें बताया, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं सर, और ये एवर इवॉल्विंग है, क्योंकि इसमें समाज की प्रोग्रेस और आपकी अपनी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं अलग स्टेजेस पे होती है। कुछ 2-4 एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, अगर बिल्कुल हम उन चीज़ों पे भी बात करें। हमारे समाज में 4 स्टेजेस बताई गई थी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। अब गृहस्थ तक तो लोग अपना जीवन जी रहे हैं और काफ़ी अच्छे से उससे जुड़ाव के साथ। कल आपने कुछ कहा था कि ये चीज़ें चिपकनी नहीं चाहिए, चाहे परिवार हो, आपका प्रोफेशन हो, आप एक निष्काम कर्म से कर रहे हैं, बट वो निष्काम कर्म, वो निष्काम जीवन नहीं जी पाते, और वो गृहस्थ तक अधिकतर लोग फंस चुके हैं। अब हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी बॉडी है, वो वानप्रस्थ या संन्यास की तरफ मूव कर रही है और हम उसे रोक रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें एक सर द्वंद्व जो पैदा होता है, तो आपको क्या लगता है वी शुड रिविजिट दैट 4 stages एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ? मुझे तो लगता है कि जो ये 4 अवस्थाएं हैं बड़े वैज्ञानिक ढंग से सोची और बनाई गई जी। कि अगर आपका 100 वर्ष का जीवन है तो उसको 4 भागों में बांटा। पहला बाल्याश्रम ही ब्रह्मचर्य, और पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। वानप्रस्थ का गृहस्थ वो है जब आपने परिवार बना लिया और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए जी। और पहले ये अपेक्षा थी कि आप अपने जीवन काल के जब मध्य में होंगे तब तक आपकी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाएंगी। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि आजकल जीवन के मध्यकाल तक की सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, तो जब तक होती हैं खैर उस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते। आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब आप वानप्रस्थ का अर्थ है परिवार छोड़ देना नहीं, या संसार छोड़ देना नहीं, या सांसारिकता त्याग देना नहीं, लेकिन आपको जीवन के अंतिम चरण के लिए अपने आप को तैयार करना। अंतिम चरण के लिए आप तैयार कब करेंगे अपने आप को, या कैसे करेंगे? आप कुछ कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं या किसी पद पे हैं, लेकिन आपको ये परवाह नहीं है कि ये पद अगर मेरे पास अगले क्षण नहीं रहता है तो मेरा क्या होगा, या मैं नहीं रहूँगा। क्योंकि आप एक यात्रा में हैं और ये जो सांसारिकता या जो व्यवहार कुशलता है ये भी एक स्तर पे आवश्यक है, आप कर रहे हैं और संपूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपसे चिपकी हुई नहीं है, तो इसलिए उसके तुरंत त्याग कर देने में आपको किसी भी तरह संकोच या कष्ट नहीं होगा। ये शायद वानप्रस्थ की अवस्था है जो आपके अंदर थोड़ा सा दृष्टा भाव पैदा कर रहा है। आप अपने आप को देख रहे हैं एक यात्रा में,
और आप अपने आप को अंतिम चरण के लिए तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर आपका कनेक्शन इस स्तर से उठकर इस स्तर पे होगा और आप दूसरे स्तर पे जो है ब्रह्मांड के साथ या एक अपने अंदर के जगत के साथ जुड़ेंगे। और उसके लिए आपका सिर्फ इट्स अ कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड, इट्स अ कंडीशनिंग ऑफ योर, इट्स नॉट स्टिकिंग टू यू, यू विल नॉट फील pain or pleasure just because it is there. You will not feel agonized if it is gone, and you will not feel elated if it remains with you. So इसलिए I think this is a very good state to be in, and if you can realize this state, then even if you don't reach the last stage, it's good enough. बट कई बार सर इसमें लोग आपको इनडिफरेंट मान लेते हैं कि आप जो अपना दायित्व है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा, मुझे तो लगता है कि आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा दायित्व अपने प्रति है। अपने प्रति, क्योंकि आप एक शुद्ध चेतन प्राण हैं, एक आत्मा है जो अपनी यात्रा भी तो कर रही है, और जीवन में जिस स्वरूप में, जिस शरीर के साथ आप यहाँ पे आए हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके अपने कर्तव्य हैं, जिनका पालन भी आप कर रहे हैं। जी। लोग हो सकता है आपको निष्क्रिय भी मान लें, आपको ये भी माने कि प्रैक्टिकल नहीं है, या इनको तो अरे ये तो संत हो गए या इनको किसी और की परवाह ही नहीं है, न इस चीज़ की परवाह है कि लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अरे आपके पास सामर्थ्य है, आप और आगे बढ़ सकते हो। हम आगे ही तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन अर्थों में मैं नहीं बढ़ना चाहता जिन अर्थों में आप सोच रहे हैं। जी। मेरे अर्थ दूसरे हैं, आपके होराइजन्स और मेरी यात्रा दूसरी है। पर इसका ये अर्थ कहीं नहीं है और किन्हीं अर्थों में नहीं है कि आप आपके जो कर्तव्य हैं आप नहीं करेंगे, आपके जो रिश्ते हैं वो नहीं निभाएंगे। बस ये है कि वो चीज़ें जो हैं आपको स्थिर करके रखें। हाँ, स्थिर करके रखें। आप एक साक्षी भाव में रहें। और हाँ, साक्षी भाव और दृष्टा भाव आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर आ गया तो बहुत अच्छा। बहुत है। तो प्लेजर और पेन के वो स्तर आपको नहीं छुएंगे कि एकदम विचलित हो गए और एकदम से विचलित हो गए और एकदम से नाचने लगे। कुछ मिल गया तो एकदम से नाचने लगे, कुछ चला गया तो एकदम से दुखी डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन। अभी थेरेपी और इन सब की भी बहुत दुकानें चली नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर ये भाव आ गया तो बहुत अच्छा। बहुत, इससे क्या है, अच्छा भाव तो आपको लगता ही नहीं है, आप बहुत खुश रहते हैं। एक आनंद आपके अंदर हमेशा है, आप खुश रहते हैं, आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। तब ज़्यादा अच्छे से करते हैं क्योंकि आप अनबाइस्ड हैं किसी भी। एक और चीज़ है सर हमारा, बिकॉज आप एक राइटर हैं और क्रिएटिव एक आपका आउटलुक है, कितना ज़रूरी है हर आदमी को एक क्रिएटिव आउटलेट और क्रिएटिव पैशन फॉलो करने की। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूँ भाई, मैं ऐसा हूँ। मैं ये नहीं मानता, अगर भगवान ने आपको बनाया है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव एलिमेंट आप में डला है। बट कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं कि वी शुड फोकस ऑन मोर प्रैक्टिकल, मोर रिवॉर्डिंग थिंग्स। तो सर जो यंगर प्रोफेशनल्स हैं और ये क्रिएटिविटी, हाउ हैज़ इट हेल्प्ड यू इन योर लाइफ टू डू बेटर? अगर आप कुछ नया रच पा रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि ईश्वर की सबसे बड़ी भेंट है। कुछ लिख रहे हैं या कुछ कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं, कुछ संगीत सृजन कर रहे हैं, गाना गा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो दिन प्रतिदिन में आपकी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनमें आप अपने आप को क्रिएटिव दिखा सकते हैं या बना सकते हैं। आप कुछ कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से या नए ढंग से करना क्रिएटिविटी। आपने अपने घर के कमरे को ही दूसरे ढंग से जो है व्यवस्थित कर लिया, वो भी क्रिएटिविटी है। आप अपने सामान्य, आप किचन में हैं, आपने किचन में ही खाना जो है वो सब्जी है वो दूसरे तरीके से बना ली, वो क्रिएटिविटी है।
बात करना भी क्रिएटिविटी है। अब बात किसी से बात कर रहे हैं और आपने उस को बात छू से लिया। किसी को छू दिया, वो भी क्रिएटिविटी है। आप अपने एक्शन से, अपनी सिंप्लिसिटी से, अपने व्यवहार से, अपनी निष्ठा से किसी को प्रभावित कर दिया, वो भी क्रिएटिविटी है। आपने उसके अंदर खुशी का सृजन किया, संतोष का सृजन किया। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर सृजन करने की क्षमता है और इसलिए वो मनुष्य है जी। और ईश्वर ने ये शक्ति सबके अंदर दे के भेजी है। हमें इस शक्ति को पहचानना है और इस शक्ति का विकास करते रहना। इस शक्ति को, इस क्षमता को कभी भी मरने नहीं देना है जी। और अपने अंदर प्रेम, अपने अंदर स्नेह, करुणा, ममता, इन भावों को और जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है आप कहीं से भी ले सकें और अपने अंदर बढ़ा सकें तो बड़ा अच्छा, वही क्रिएटिविटी है। क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी क्रिएटिव एनर्जी या क्रिएटिव परसूट तो हो ही नहीं सकती। वही नहीं उससे न जाने कितनी और क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी। तो चेन रिएक्शन है। तो वो तो चेन रिएक्शन है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव रहना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरकनेक्टेड महसूस करते रहना सबके साथ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर भीतर झांकते रहना और देखना कि खुशियाँ यहीं हैं। क्रिएटिविटी का सर नाउन बनने से ज़्यादा वर्ब होना ज़रूरी है कि आप करते रहें। Yes. आप अपने आप को क्रिएटिव स्टैब्लिश ना कर दें। कोई नहीं, और जिस दिन आपने मान लिया कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा सर्जक हूँ, मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, मैं बहुत बड़ा गीतकार हूँ, बहुत बड़ा संगीतकार हूँ, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। उस दिन मैं भारी हो जाएगा आपके ऊपर। अच्छा सर, आप कई बार कहते हैं अभी कि कोई पोएट्री लिखी, कोई थॉट लिखा कि ये डाउनलोड हुआ, अब मैं नहीं लिखता हूँ, ये आता है। बट इससे पहले कुछ साल पहले कभी ऐसा हुआ कि कुछ नहीं आ रहा, लिखना है बट लिख नहीं पा रहे? बहुत बार आया है ऐसा, जहाँ आप घंटों महीनों कुछ नहीं लिख रहे। अच्छा। बहुत बार, मतलब पहले तो मुझे लगता है मैं साल में 1 या 2 कविताएं लिखता था। अच्छा। हाँ, बस साल में। कभी शुरुआती दौर में तो जो नए साल की शुभकामनाएं देनी होती थी उसके लिए सोच के लिखता था। काफ़ी देर सोचा, फिर शब्दों को टटोला, लिखा, काटा, फिर लिखा, फिर काटा। फिर उसके बाद दिन प्रतिदिन के अनुभव लिखने लगा। तो मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ लिखने या अनुशासित ढंग से लिखने का यह प्रभाव रहा कि लिखना थोड़ा सा आसान हो गया। जी। जब आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं और उस ऑब्ज़र्वेशन को आप शब्दों में उतारना चाहते हैं और उसे एक अनुशासित ढंग से करते हैं तो उसमें एक अभ्यास हो जाता है और उससे लिखना थोड़ा सहज हो जाता है। लेकिन जो अभी बीते 2-3 वर्षों का अनुभव है कि अब आपके पास और सहज ढंग से वही चीज़ आती है। शब्द ऐसा लगता है जैसे आपस में जुड़े हुए या वो लाइन कहीं बनी हुई है जी। और आपके पास उतर गई और फिर धीरे धीरे वो कविता संपूर्णता के साथ जो है वो बन गई। अब उसमें आपकी क्राफ्ट या आपने जो पढ़ा है, समझा है, सीखा है, वो कहीं ना कहीं उसके बाद आप उसको और थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, उसको निखारते हैं। लेकिन कमोवेश वो जो मूल रूप में जो कविता होती है जी, वो ऐसा लगता है कि जो वो बनी है। आपने सही कहा सर, अनुशासन से बहुत चीज़ें होती हैं कि अगर रस्सी पत्थर पे रोज़ रगड़े तो निशान छोड़ देती है। अनुशासन का बहुत महत्व है जीवन में और लिखने में भी अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि कोई दिव्य प्रेरणा आएगी और एक दिन आप एक दिन बड़े लेखक बन जाएंगे और बड़े कलाकार बन जाएंगे, तो ऐसा हो भी सकता है, कुछ लोगों के साथ होता हो, लेकिन अधिकांश यही होता है कि लोग अभ्यास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर आप एक स्तर पे पहुंचते हैं जहाँ चूँकि आपकी सृजनात्मक क्षमता का विकास हो चुका होता है, आपका फैलाव हो चुका होता है, आपका विस्तार हो चुका होता है, इसलिए आपको चीज़ों को ढूंढने के लिए या जोड़ने के लिए उतनी प्रयास नहीं करने पड़ते और सब कुछ सहज सरल ढंग से होता हुआ दिखता है। तो होता तो सब कुछ ईश्वरीय प्रेरणा से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अभ्यास अनुशासन है वो अब काम आने लगता है। पहले के कर्म
सर इसी में अगर हम बात करें कि एक कॉन्सेप्ट मैं कई दिन से पढ़ रहा था जिस पे मुझे क्लैरिटी नहीं है। जब हम पूजा करते हैं या हम कुछ एक्टिविटी रिलीजियस करते हैं तो तंत्र मंत्र और यंत्र का क्या कनेक्शन है आपस में, अगर इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे तो। और तंत्र को हमेशा ऐसा नेगेटिव क्यों देखा गया? क्योंकि आप असम में पोस्टेड रहे हैं, गुवाहाटी में आप डीसी थे, तो कामाख्या आप कई बार गए हैं, तो कुछ इसमें आपका अलग व्यू है या? मुझे तो लगता है कि ईश्वर, हमारी जो मान्यता है उसमें हमें यही बतलाया और सिखलाया गया है कि ईश्वर या सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, और जो मार्ग आपको उचित लगता है या जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ पाने में समर्थ हैं, उस मार्ग पर आप आगे बढ़ जाते हैं। एक मार्ग सही है, एक मार्ग गलत है, ये नहीं कह सकते। ऐसा हमारी सोच ने हमें सिखाया ही नहीं। एकम सद विप्र बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे ज्ञानी लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। ये भी कहा कि आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो ये भी एक स्वीकृति है कि कहीं से कुछ भी आ रहा है जो अच्छा है, जो मुझे प्रेरणा दे सकता है, मुझे नया ज्ञान दे सकता है, मेरी सोच को समृद्ध कर सकता है, वो भी, उसका भी स्वागत है। तंत्र मंत्र और यंत्र पर मेरा आधिकारिक ज्ञान है ऐसा है नहीं। हाँ, दूर से देखा है, तांत्रिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों से बातचीत भी हुई है। मंत्रों का उच्चारण तो बचपन से करते हुए अपने आसपास लोगों को देखा है, खुद भी किया है, और ऐसा लगता है कि, और ऐसा पढ़ा भी है कि मंत्र जो है वो स्वर या उस फ्रीक्वेंसी का ऐसा संयोजन है जिससे कहीं ना कहीं कॉस्मिक लेवल पे एनर्जीज स्टर होती। बिल्कुल सर। और उसमें प्राइमोर्डियल साउंड्स का उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब जैसे एक शब्द है, आपने बोला और किस अंदाज में बोला, किस भाव भंगिमा के साथ बोला, किस भावना के साथ बोला, एक दूसरा व्यक्ति है वही उसको दूसरे तरह से बोलेगा। साउंड्स का बहुत महत्व है। ये साउंड हमारा निकल भी साउंड कैसे निकल रही है, साउंड कहाँ से निकल रही है, साउंड किस भावना के साथ निकल रही है, साउंड किस तरह के वाइब्रेशंस पैदा कर रही है, इससे एक पूरा विज्ञान है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि, और कभी कभी मैं हतप्रभ रह जाता हूँ ये सोच के कि हजारों हजार साल पहले हमारे मनीषियों ने किस प्रखरता और प्रतिभा के साथ इन सब बातों को लिखा, समझा, बताया, और इसके पीछे कितना गहरा विज्ञान रहा होगा कि जिन्होंने ध्वनियों का विज्ञान भी बनाया और सीखा, शब्दों का विधान भी बनाया और सीखा, विधानों का विधान भी बनाया और सीखा। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें किसी भी मार्ग पर चलने में अगर सहजता है तो उस मार्ग को अपनाने में कोई बाधा नहीं है, और कोई भी मार्ग किसी भी दूसरे मार्ग से श्रेष्ठ या कमतर नहीं है। जी। और तीसरा तुम्हारा था यंत्र। तो यंत्र का भी अपना विज्ञान है, ज्योमेट्री जिसे हम। हाँ, और क्योंकि देखिए, मतलब जितना मैं समझ सका हूँ या जितना मैं समझ सकने की कोशिश कर सकता हूँ कि चीज़ों का, आप एक कुर्सी को देखिए या आप एक किसी भी स्ट्रक्चर को देखिए, जो गोल्डन रेशियो जिसे हम कहते हैं, हाँ, जिसमें अगर प्रोपोर्शन में चीज़ें हैं, वही चीज़ अगर डिस्प्रपोर्शनेट है तो वह सुंदर लगेगी, प्रोपोर्शन में है तो सुंदर लगेगी, खटकेगा, गड़बड़ है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है, उस डिज़ाइन में फिट हो गया, तो वो एक आपके अंदर एक सौंदर्य का या भाव उत्पन्न करेगी, एक हर्ष का भाव उत्पन्न करेगी, उसको देख के अच्छा लगेगा। तो वही शायद, मुझे नहीं लगता कि मैं
उसमें कोई बट उसके आध्यात्मिक महत्व हैं। महत्व है। उस ज्योमेट्री के, उन शेप्स के, वो किस तरह से उनको जीवंत बनाया गया है, प्राणवान बनाया गया है, उसके अपने अपने महत्व हैं। बहुत रिच कल्चर और हमारे पास एकेडमिक्स है। You can only marvel at what your ancestors have done and achieved for bringing out the best in you, in making you feel interconnected with the universe, and for helping you dive deep into your own inner self to find the ultimate truth. So that is something that we can all feel proud of. जी, जो भी हमारे पूर्वजों ने और मनुष्यों ने किया है वो बहुत बड़ा काम किया है, और इससे समृद्ध संस्कृति तो शायद कहीं से, और वैज्ञानिक आधार के साथ पर है। इससे समृद्ध कार्य तो मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी सभ्यता या संस्कृति ने किया है। जी, बिल्कुल। और कितना सेक्युलर है सर, कितनी चीज़ों पे। मैंने गायत्री मंत्र बचपन से पढ़ा है, पहली बार उसका एक एक शब्द समझ के पढ़ा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सेकुलर और आपको नेचर के एलिमेंट से एक करने वाला कोई भी मंत्र हो सकता है। इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं यही कहूँगा कि जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर उन्होंने गायत्री मंत्र के एक एक शब्द को पढ़ के देखें, उसको समझें, तो एक पढ़ के ही इतनी रिलेटेड फीलिंग आती है, यू फील लार्जर देन लाइफ। उसी तरह योग है। आई मीन योग को लोग एक कसरत के तौर पे लेते हैं, लेकिन योग का वो अर्थ नहीं है। जी, शारीरिक शरीर को भी स्वस्थ रखना उसका एक हिस्सा है, लेकिन शरीर, मन, आत्मा और उन सबका ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव ही योग है। बिल्कुल। तो योग लिटरली मीन्स इंटीग्रेशन, और हमारी सोच ने हमेशा इंटीग्रेशन पर, जुड़ाव पर, समग्रता पर बल दिया है। हम एक दूसरे को बांटने में या उसको दूसरे से अलग करने में या अपने ही टुकड़े करने में हमने कभी भी अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं किया। हमने सबको जोड़ने में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, उपयोग किया है, और मुझे लगता है कि ये हमारे सभ्यता और संस्कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। कई मैंने ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब मुश्किल थे, बट हमेशा की तरह आपने एक सरलता से इन सवालों का जवाब दिया। हम इन्हीं बातचीत को आगे भी कंटिन्यू करेंगे सर, कुछ और नए पहलू लेके आएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क, आज बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके, और हमने बहुत मुद्दों पे बात की, रिश्तों पे बात की, रिश्ते कैसे बेहतर ढंग से निभाए जा सकते हैं इस पर बात की, और इसके बाद धर्म, अध्यात्म और संस्कृति से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर बात की। बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनके बारे में शायद मैंने आज ही अभी सोचा, और जो भी सोच पाया अपने अनुभव से या सीमित ज्ञान से उनको बताने की कोशिश की। मुझे आशा है कि इन प्रश्नों को किसी रूप में अगर तुम्हें उत्तर मिल पाए हो तो अच्छा, नहीं तो हम फिर से ये प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों पर मिलकर उत्तर को खोजने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।